हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी बीस्ट। तो आज हम अपने इस चैनल पे क्लास 10th की सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको आप शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले सके। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 वीडियोज बनेंगे। एक वीडियो जो हम लोग लास्ट में बनाएंगे या डाला जाएगा तो बेसिकली वो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आप लोग 10th में हैं तो 10th बोर्ड के अनुसार बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट बेसिस पे ना आके थोड़ा एजम्पशंस बेसिस क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। टॉपिक से रिलेटेड होते हुए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने रिसोर्स पढ़ा तो आपसे रिसोर्स के बारे में ये पूछा जा सकता है कि आप रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या एजम्पशंस कर सकते हैं या क्या क्या ऐसे प्रोसेस होंगे या स्टेप लेंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बेसिकली पढ़ना क्या है और हर एक टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठे, क्योंकि जो भी होगा पीडीएफ जो है इस चैप्टर का जो हमने स्लाइड बनाई हुई है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है वो है द स्टडी बीस्ट, आप उसको सर्च करें, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम उसको पीडीएफ जो होगा प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे साथ ही साथ फेसबुक पे है, आप फेसबुक पे जोड़ सकते हैं जहां से आप अपने क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी होगा द स्टडी बीस्ट के नाम से ही होगा, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। स्टडी बीस्ट पे भी आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके और आपके क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स में आपको पढ़ने क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है 6 टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर में। पहला है व्हाट इज रिसोर्स, जिसमें आप रिसोर्स का डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आपको थोड़ा अजीब लगेगा रिसोर्स का डेफिनेशंस, क्योंकि आप 8 क्लास से ही रिसोर्स के डेफिनेशंस को पढ़ते आ रहे हैं। Anything which is utilized or which satisfied the needs of the humans is considered as a resource. Simple word है, बट आप थोड़ा 10th में आ गए हैं तो थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड होगा जिससे कि आप अच्छे से इसको डिफाइन कर सके, उस चीज को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा आएगा जो टाइप ऑफ रिसोर्सेस। तो टाइप ऑफ रिसोर्स करने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस रिसोर्स के कौन कौन से आपके टाइप्स होंगे उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा आपका रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा से क्वेश्चंस रिसोर्स प्लानिंग से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका फैक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा आते हैं। चौथा जो आपका टॉपिक हो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न है, यानी कि इंडिया में हम देखेंगे कि लैंड का जो परसेंटाइल है किस किस वे में यूज होता है, क्या यूजेज होते हैं। जैसे कि बोरो लैंड क्या होगा, नेट सोन एरिया क्या होगा, फॉरेस्ट के लिए कितना यूटिलाइजेशन है, या एग्रीकल्चर के अलावा जो लैंड का यूटिलाइजेशन है उसमें कितना परसेंटेज है, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका टाइप्स ऑफ सॉइल्स होंगे, जिसमें आपको 6 या 7 टॉपिक पढ़ने हैं। एलिबल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, लैटेराइट, रेड एंड येलो सॉइल्स, डिफरेंट जो भी सॉइल्स होंगे उसको आप पढ़ेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सॉइल इरोजन्स एंड द सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि आप सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। तो हम पहला टॉपिक देखते हैं रिसोर्स। Everything available in our environment which can be used to satisfy the needs of the humans are considered as a resource, and it should be technically accessible, economical feasible
and culturally acceptable. Only then it can be treated as a resource like mineral, forest, fossil fuel, etc. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो डिफिनेशंस बेसिकली लिखा है वो कुछ एक्स्ट्रा डिफिनेशंस नहीं है। सिंपल सी बात है कि रिसोर्स करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे आपके एनवायरनमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो कि बेसिकली आपके नीड्स को सेटिस्फाइड करे या ह्यूमन बींग्स के नीड को सेटिस्फाइड करे, उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। बट 10th क्लास में आने के बाद आपको 3 वर्ड इसमें बेसिकली आपको ज्यादा अंडरस्टूड होनी चाहिए। वो होगा आपका टेक्निकली एक्सेसिबल, ये जो वर्ड आता है। दूसरा आपका वर्ड होगा इकोनॉमिकली फेसिएबल और तीसरा जो होगा आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो हम इन 3 वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वर्ड होते क्या है। जैसे कि मान के चलिए हम वर्ड की बात करते हैं टेक्निकली एक्सेसिबल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए उसने लेवल की या उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके पास हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यूज होती है, यानी कि आप थोड़े से हाइड्रोजन के द्वारा बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात कि हाइड्रोजन जो है हमारे यहाँ पे अबंडेंट में है, यानी बहुत ही ज्यादा है। बट आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन तो ज्यादा नहीं होते हैं, बट हाइड्रोजन होंगे कहाँ पे, तो वो होते हैं आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के रूप में। जैसे कि वाटर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं बेसिकली अगर उस हाइड्रोजन को निकाला जाए तो हम अपने बहुत सारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली यहां पे आके आपका बात रुक जाती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात, इकोनॉमिकली फेसिएबल्स नहीं होनी है, फेसिएबल्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी जो वैल्यूज है, रिसोर्स की जो वैल्यूज है, हम उसको पे नहीं कर पाएंगे। अगर एक सिंपल वे में देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे एरोप्लेन की हम बात करेंगे, तो एरोप्लेन में जो है एक आम इंसान नहीं बैठ सकता है क्योंकि उसकी जो है अमाउंट जो है वो पे नहीं कर सकता है। तो वो जो एरोप्लेन है वो एक गरीब इंसान के लिए क्या हो सकती है, एक रिसोर्स नहीं हो सकती है। तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट यूज्ड एज द रिसोर्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में भी हम जो ने एग्जांपल दिया था टेक्नोलॉजी में, दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, बट उस हाइड्रोजन को वहां से निकालने में जो हमारा अमाउंट खर्चा होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, जिससे कि हम उस चीज को बियर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे भी यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिकली फेसिएबल्स या फेसिएबल्स होनी चाहिए। तीसरा जो टर्म आता है वो होता है आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि जो रिसोर्स हम यूज कर पा रहे हैं तो हमारा जो कल्चर जो है उस चीज को क्या करे, एक्सेप्ट करे कि हम उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स हम पीपल की बात करते हैं, ट्री। तो पीपल जो बेसिकली क्या होता है ना, कि वो जो पीपल्स की हम बात करेंगे तो बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे यहाँ पे उसको जलाना मना है, कल्चर हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है हिंदू कल्चर्स में। तो वो चीज हमारे लिए क्या है, एज ए रिसोर्स यूटिलाइज नहीं हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे कल्चरली कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, नॉट अबाउट द रिलीजियस मैटर बट दूसरे मैटर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं वुड, फायरवुड। तो फायरवुड को हम यूज कर सकते हैं बट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी बहुत ज्यादा होगी, जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर सकती है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं ज्यादा। क्लियर? तो इसीलिए कह सकते हैं कि हमारे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो कल्चरली नॉट मीन्स अबाउट द रिलीजियस मैटर बट इट इज ऑल्सो अबाउट द अदर्स ग्लोबल फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि हम देख सकते हैं वेल मछली। तो वेल मछली क्या है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए रिसोर्स, बट अगर वेल मछली का शिकार करें तो वो डिप्लेट हो जाएंगे, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए खराब है या गलत है। दूसरी बात आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवर जो होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स लायन हो गए, टाइगर्स हो गए, अगर हम उसका शिकार करेंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है इन्वायरमेंट को लेके। फॉर एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं ट्री।
एज द ट्री हम फायरवुड यूज करना शुरू कर दिए तो क्या होगा, फॉरेस्ट बहुत ही जल्दी डिप्लेट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स, हम तभी रिसोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जब वो हमारे पास टेक्निकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फेसिएबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, देन वी कंसीडर एज द रिसोर्स। ठीक है, क्लियर दैट। तो ये हुआ आपका रिसोर्स का बेसिक डिफिनेशन जो आप पढ़ेंगे। दूसरी टॉपिक आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूट। टेक्नोलॉजी, नेचर्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर ह्यूमन बींग्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी हम यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हुआ एक छोटा सा डिफिनेशन, सॉरी ये आपके टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस दिखाए गए हैं। सबसे पहले रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड। नेचुरल में भी आपका दो डिवाइड होगा, रिन्यूएबल्स, नॉन रिन्यूएबल्स। नॉन रिन्यूएबल्स में भी दो हैं, रिसाइकेबल्स और नॉन रिसाइकेबल्स भी होते हैं। रिन्यूएबल्स में दो होते हैं, कंटिन्यू और द फ्लो होते हैं जो लगातार यूज होते हैं। दूसरा होता है बायोलॉजिकल, जिसे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जिसका एक पर्टिकुलर समय के बाद फिर से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना आपको, ये अगर सिंपल सी बात है कि क्लासिफिकेशन ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है डिफरेंट बेसिस पे आपके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, जो पहला बेसिस पढ़ेंगे जिसपे कि रिसोर्स को क्लासिफाई किया जाता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पे। तो देख सकते हैं कि इसमें दो बेसिस होते हैं, पहला होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे रिसोर्स जो कि एक लिविंग थिंग्स होते हैं या उनके द्वारा हमको प्राप्त होते हैं, और एबायोटिक कहने का मतलब कि जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स से जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्स। क्लियर। तो आपके लिए एक यहां पे टास्क हुआ कि 5 बायोटिक और 5 एबायोटिक्स एग्जांपल्स को फाइंड आउट करें। क्लियर। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक, इट ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर्स, हैव अ लाइफ और आर द लिविंग रिसोर्स, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फाउना। Biotic, all the resources which don't have life, examples including all the non-living things, जैसे कि आप देख सकते हैं। Biotic, fungus, plants, animals, bacteria। Abiotic में air, water, soil, temperature, light, etc. Next one is, एक यहाँ पे क्वेश्चंस हमेशा आता है बार बार कि what is the difference between biotic and abiotic। तो देखिए यहाँ पे दो तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहला क्या होता है कि बायोटिक और एबायोटिक का डिफरेंस पूछा जाएगा, बट जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस करके तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों के बीच में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं ना कि पॉइंट ए में बायोटिक लिख दिए, उसी के नीचे एबायोटिक लिख दिए, डिफिनेशन की तरह वहां पे लिखते हैं, बट आपको चीज नहीं लिखनी है। आपको बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करना है अलग अलग कॉलम के बीच में। क्लियर। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लें। Abiotic factors are the non-living parts of the ecosystems. Biotic factors are the living parts of the ecosystem, the animals, plants, and the microorganisms. Abiotic factors refer to the non-living physical and the chemical element in the ecosystem. Biotic factors are the living or the non-living organizations in the ecosystem. Abiotic resources are the usually obtained from the lithosphere, atmospheres, and the hydrospheres. Biotic components shape an ecosystem and are the living component in the organism's environment. दूसरा एग्जांपल होता है on the basis of exhaustibility। तो यहां पे देख सकते हैं इसके दो ही टाइप होते हैं, renewables resource, non renewables resource। तो renewables resource are those resource which can be used repeatedly and replaced naturally. The rate of utilization is slower than the rate of formation, example solar energy, wind energy, timbers, biomass. And non-renewable resources. Non-renewable resources are those resources which cannot be reutilized and form over the long period of time. For example, coal, metal, fossil fuels, etc. Next. तो यहाँ पे फिर आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे आएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्स।
तो इसको आप अपने अनुसार लिखें। नेक्स्ट वन जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली 4 आपको पढ़ने हैं। इसके पहले आप नेट क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में 3 चीज दिखाई देती है, पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बट यहाँ पे आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देखेंगे तो यहाँ पे 4 होंगे, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल्स रिसोर्स। Individual resources are those resources that owned by the individuals and can be accessed by someone else. Those are the referred as the private resource. Examples: house, plot, etc. तो ये आपका काम यहाँ पे है कि आप कम से कम 3 एक्स्ट्रा इंडिविजुअल्स रिसोर्स को लिखो। दूसरा है आप नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी रिसोर्स। The community resource owned by the community or the society. These resources are accessible to all the members of the community are known as the community resource. For example, grazing land, ponds, burial grounds. जैसे कि आप देख सकते हैं पार्क भी आएगा जाएगा आपका कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा, जो कि वहां के पर्टिकुलर कम्युनिटी और द ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी के द्वारा यूटिलाइजेशंस होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसोर्स। So all the resources which are under the control of the state or the union government are known as the national resource. All the resources within the political boundaries are the national resource because the government even has the power to acquire the private property of the public goods. तो आपका यहाँ पे काम है कि 5-6 नेशनल रिसोर्स के एग्जांपल्स नोट डाउन करें। Next one is international. Those resources are regulated by the certain international institute are considered as the international resource. जैसे कि आपने यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है UNEP, यूनाइटेड नेशन, UNEP इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हम जो ये येलो कलर्स की जो बाउंड्री है वो मेनलैंड है, और ये जो है आप बोल सकते हैं स्काई कलर में वो आपका ओशन एरिया है। तो किसी भी देश के बाउंड्री से उसके 200 नॉटिकल माइल के एरिया को EEZ में डाला जाता है, यानी कि इस एरिया में इसको डिफाइन किया गया है या एक इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि यहां से किसी भी प्रकार के रिसोर्स का उससे रिलेटेड कंट्री उसका यूटिलाइज कर सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान के चलिए कि 2 देशों के बीच में अगर 200 नॉटिकल माइल से कम का डिस्टेंस हो तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या होता है कि दोनों कंट्री जो मिलके अपना एक लाइन अडॉप्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन क्या है, कम है, और ये जो लाइन है आप देख सकते हैं ये इंडिया के अंडर में आता है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार के रिसोर्स का इंडिया यूटिलाइजेशन कर सकता है, ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे भी वहीं से आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे इस साइड में जाने का रीजन क्या होता है कि हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप यहाँ पे होने के कारण ये एक्सटेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट क्या होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज के 4 टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप रिसोर्स, तीसरा स्टॉक, और चौथा होता है रिजर्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेवलप रिसोर्स क्या होता है। The developed resources are those resources which are well developed and are ready to use. Also, they are in the identified resource which are being used in the present time. It is also known as the actual resource. Clear? तो डेवलप रिसोर्स करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे रिसोर्स जिनको हमने आइडेंटिफाई कर ली है, हमारे पास उसके लिए यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, और प्रेजेंट टाइम में हम उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं डेवलप रिसोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर, फॉरेस्ट, कोल एक्सेट्रा। दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्स। तो द पोटेंशियल रिसोर्स आर दो रिसोर्स व्हिच आर अवेलेबल इन द रीजन्स बट आर नॉट फुल्ली यूज्ड
Potential resources are those resources which are available in the regions but are not fully used, but these resources could be used in the futures. For example, uranium present in the Ladakh, wind and the solar energy in Rajasthan and Gujarat. देख सकते हैं कि इसके यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट उतनी फुल टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो इन द होप कि फ्यूचर्स में हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, ऐसे रिसोर्स को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्स. बट हम उस चीज का प्रेजेंटली कुछ पोर्शन हम यूटिलाइज कर पाते हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स. नेक्स्ट टाइप जो है आपका होता है स्टॉक. तो stock refer to the material in the environment which have the potential to satisfy the human needs, but in the lack of the proper technology it can be utilized in future, but in future it can be used. तो स्टॉक करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे रिसोर्स जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि एज ए रिसोर्स हैं, बट अभी हमारे पास प्रेजेंटली उसको यूटिलाइज करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इन फ्यूचर्स इट कैन बी यूज्ड एज अ resource. For example, H2 gas from the water, H2O. And last one is reserve. So those resources which are the present in our environment and we have a technology to use them, but we save them for our futures requirement. For example, hydroelectricity by the river. तो देख सकते हैं कि ऐसे रिसोर्स जिनका हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है यूज करने के लिए, बट प्रेजेंटली हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर पा रहे हैं. तो इसी को हम बोलते हैं रिजर्व. तो यहाँ पे आता है बेसिकली एक टॉपिक्स रिलेटेड होता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे क्वेश्चंस आपको डिफरेंस करके पूछा जाते हैं. तो स्टॉक और रिजर्व में, स्टॉक पोटेंशियल में, रिजर्व और पोटेंशियल में. तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप बेसिकली इनके डिफरेंस को देखिए, या डिफरेंस को आप इसको नोट डाउन करें. क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व एंड द स्टॉक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड पोटेंशियल, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड द रिजर्व, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड स्टॉक. आज के लिए इतना ही. आगे हम दूसरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो बचा है लैंड पैटर्न. दूसरा टॉपिक जो बेसिकली बचा है वो है आपका सोइल टाइप्स ऑफ द सोइल. फिर आपका लास्ट टॉपिक जो बचेगा सोइल का इरोजन्स एंड द कंजर्वेशंस. क्लियर? थैंक यू एंड गुड लक.